जी स्टार्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना, ये एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है। स्प्रेडशीट एप्लीकेशन क्या होती है? एक ऐसी एप्लीकेशन जो हमें लाइंस का इन्वायरमेंट नहीं, आपको याद होगा हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम किया, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो था उसको पहले देख लेते हैं ताकि हमें ये बात समझने में आसानी हो जाए कि स्प्रेडशीट इन्वायरमेंट क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इन्वायरमेंट में हम जो है ना वो लाइन बाय लाइन अपना काम करते हैं, और हम लेटर्स वगैरह लिख सकते हैं, या हम एप्लीकेशंस लिख सकते हैं, या हम नोट्स वगैरह जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, जबकि हमें ज़रूरत पड़ती है सम टाइम टेबुलर डाटा की, कि हम टेबल्स की सूरत में जो है वो काम करना चाहते हैं, जैसे कि आपके लेजर्स होते हैं, ठीक हो गया, अकाउंट्स होते हैं, और ये चीज़ें हमारे पास होती हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हम अपने डाटा को टेबुलर फॉर्म में करना चाहते हैं, तो फिर हमें एक्सेल के नाम की एप्लीकेशन मिलती है। अगर आप एक्सेल को देखें तो जैसे ही एक्सेल आपके सामने लोड होगा, तो आपके सामने रोज़ और कॉलम का माहौल जो है ना वो लोड हो जाएगा। ये देखें जी, ये आपके पास रोज़ हैं और ये आपके पास कॉलम है। आप इसके अंदर टेबुलर फॉर्मेट में डाटा जो है ना वो बना सकते हैं। यहाँ आपने सीरियल नंबर लिख दिया जी, यहाँ पे आपने जो है वो नेम लिख दिया, यहाँ पर आपने स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख दिए, ठीक है जी, यहाँ पे आपने इसका ग्रेड लिख दिया। यानी इस सूरत में हम, तो ये जो माहौल है कॉलम और कतारों की सूरत में, जो हमारे सामने इन्वायरमेंट आता है जिसमें हम कॉलम और कतारों की सूरत में काम कर सकते हैं, ऐसे इन्वायरमेंट को जो है वो स्प्रेडशीट इन्वायरमेंट कहा जाता है। ठीक है जी, तो अब स्प्रेडशीट है, ये भी माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है और एमएस ऑफिस के अंदर ही इंस्टॉल होता है। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इंस्टॉल करते हैं, तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मिल जाता है, और उसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। चलाने के लिए वही तरीका होता है जी, आप स्टार्ट मेन्यू में जाएंगे और इसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिल जाएगा, और वहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को रन कर सकते हैं। ये देखें जी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, और इसी के अंदर आपके पास एक्सेल की ऑप्शन भी होगी, वर्ड की ऑप्शन भी होगी, और आप यहाँ से इसे रन कर सकते हैं, या डायरेक्टली सिंपली एक्सेल लिखेंगे आप, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने चलाया, आपने एक्सेल लिखा, एक्सेल की ऐप आपके सामने आ गई और आपने इसे रन किया, तो एक्सेल आपके सामने रन हो जाएगा जैसा कि अभी हुआ हुआ। ठीक है ना, तो ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो स्प्रेडशीट इन्वायरमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करता है। उसके बाद अगली बात अगर हम देखें, तो हम इसके अंदर जो है ना वो वर्कशीट्स बनाते हैं, या जैसे लेजर्स बना लिए, उसके बाद हमने बिल बना लिए, मेरिट लिस्ट बना ली, मैं अभी आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ। ये देखें जी, मैंने इसके अंदर जो है ना वो ये पूरे हमारे कॉलेज का डाटा है, ठीक है, ये देखें जिसके अंदर टीचर्स के नाम मौजूद हैं और उनकी क्वालिफिकेशन है। इस तरह के बड़े बड़े टाइप के जो काम है, ये देखें, ये भी टेबल की सूरत में डाटा बना हुआ है। तो हम इसमें काफ़ी सारा टेबुलर टाइप का, मैथमेटिकल टाइप का काम जो है ना वो इसके अंदर करते हैं। तो इस सारे माहौल को स्प्रेडशीट, वर्कशीट, वर्कबुक, ये एक जैसे मिलते जुलते नाम ही हैं। हालांकि फ़र्क ज़रूर है इसके अंदर, स्प्रेडशीट में और वर्कशीट में तो कोई फ़र्क नहीं है। स्प्रेडशीट जनरल है, वर्कशीट जो है वो स्पेसिफिक है, कि जी जनरली हम जो भी माहौल हमारे पास रोज़, कॉलम्स और सेल्स की सूरत में होगा, हम उसको स्प्रेडशीट या वर्कशीट कहेंगे। और जब हम एक फाइल बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के ज़रिए या किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर के ज़रिए जो स्प्रेडशीट इन्वायरमेंट देता है, तो उसे हम फिर वर्कबुक कहते हैं। यानी एक वर्कबुक जो है, ये आपके पास एक नोटबुक की तरह की फाइल है जिसके अंदर एक से ज़्यादा वर्कशीट्स भी आप बना सकते हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता होता हूँ स्टूडेंट्स को, कि आप ऐसे समझें आपके पास मैथमेटिकल की कॉपी है। जब आप छोटी क्लासेस में थे ना, तो आपके पास एक मैथ की स्पेशल कॉपी होती थी जिसमें रोज, कॉलम और सेल बने होते थे। आप प्लस क्वेश्चन भी उसी में करते थे, इसी तरह सब्ट्रैक्शन, कुछ अरसे तक आप उसको फॉलो करते रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो एक पेज था वो आपकी एक वर्कशीट है, और वो जो पूरी नोटबुक थी वो आपकी एग्जाम्पल है वर्कबुक की। तो वर्कबुक जब देखें, अभी मैंने आपके सामने वर्कबुक खोली हुई है, ये वर्कबुक खोली हुई है, तो देखें इसमें एक ये शीट है, इसमें एक ये शीट है, इसमें एक ये है और एक ये है। और इस पूरी वर्कबुक को, इस पूरी डॉक्यूमेंट को जिसके अंदर एक से ज़्यादा शीट्स मौजूद हैं, हम इसे वर्कबुक का नाम देंगे। अगर हम यहाँ पर भी देखें, तो इस वक्त इसके अंदर शीट 1 है, मैंने इसके ऊपर कोई भी काम किया, मुझे एक और शीट चाहिए तो मैं एक एक्स्ट्रा शीट इसके अंदर और ऐड कर लूँगा। अब आप देखें कि मेरे पास जो है ना वो 2 शीट्स जो है ना वो इसके अंदर ऐड हो गई हैं।
ये जो मैं काम कर रहा हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 है। तो आपने 2001 में भी काम कर सकते हैं, 2007 में भी, और ज़ाहिर लेटेस्ट वर्जन ही अब आप यूज़ करेंगे तो वो डेफिनेटली 2010 13 से अबव का वर्जन ही होगा और उसके अंदर इसी तरह का माहौल जो है ना वो आपको मिलेगा। तो इसके फीचर्स की तरफ अब हम मूव करते हैं। तो फीचर्स में जो सबसे पहला फीचर है वो तो ये है कि नई वर्कबुक हम बना सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपके सामने क्रिएट किया। फिर उस वर्कबुक को हम एडिट कर सकते हैं। एडिट के अंदर क्या है जी कि आप वर्कबुक के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। देखें जैसे मैंने नई शीट का इजाफा कर दिया, ठीक है, मुझे यहाँ पर एक और कॉलम चाहिए, मैं राइट क्लिक करता हूँ यहाँ पे कॉलम के हेड के ऊपर। थोड़ा सा ना मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ। अच्छा, मैं एक वीडियो भी आपको शेयर करूंगा, उस वीडियो के अंदर मुकम्मल प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स मैंने दिए हुए हैं, वो वीडियोस आपने ज़रूर देखनी है जी, ताकि ना आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की समझ आ जाए। फार्मूला की वीडियोस, फंक्शंस की वीडियोस और इसके अंदर किस तरह से काम होता है, वो 4 से 5 वीडियोस हैं। इसी वीडियो को जो आप देख रहे होंगे ना, इसी वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं ना उसके सारे लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगा और कोशिश करूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में भी उनको शेयर कर दूं ताकि आप उसको आसानी से जो है ना वो समझ सकें। ठीक है, तो ये देखें जी, ये हमारे पास वर्कशीट आ गई। एडिट करने से मुराद इसमें डाटा को एंटर करना, रोज और कॉलम्स के साइज को बढ़ाना, जैसे ये मैंने कॉलम के साइज, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एडिटिंग वर्कबुक में आती हैं। हम वर्कबुक को सेव भी कर सकते हैं, वर्कबुक को ओपन भी कर सकते हैं। अभी तक इस बुक का नाम बुक 1 आ रहा है, मैंने इसको सेव नहीं किया। फाइल के मेन्यू में जाऊंगा, सेव के बटन पे क्लिक कर दूंगा और ये मुझसे पूछ रहा है जी कि आपने कहाँ पे सेव करना है। ठीक है, मैं इसे कह देता हूँ जी कि मैं अपने कंप्यूटर के अंदर जो कोई भी फोल्डर इसे बता देता हूँ जी, उस फोल्डर के अंदर मैं इसे सेव करना चाहता हूँ। ये मेरा कंप्यूटर आ गया, सी ड्राइव, डी ड्राइव। मैंने इसे कहा जी ऐसे करो, तुम डेस्कटॉप के ऊपर जो है ना इसको सेव कर दो और इसको तुम मेरिट लिस्ट के नाम से जो है ना वो सेव कर दो। ये मैंने मेरिट लिस्ट नाम रखा और ये देखें अब मेरे पास मेरिट लिस्ट डॉट XLSX के नाम से ये फाइल जनरेट होगी। इसको मैं बंद कर देता हूँ जी। ठीक है, अब मैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को दोबारा चलाता हूँ। ये मैंने एक्सेल को दोबारा चलाया, ठीक है, और उसके बाद अब मैं इस फाइल को खोलना चाहता हूँ। ओपन पर क्लिक करूंगा तो ये फाइल मुझे रीसेंट फाइल की लिस्ट में नज़र आ जाएगी। समझ आ रही है ना, जैसे आजकल आप मोबाइल यूज़ करते हैं तो जब आप कोई फाइल अटैच करके भेजना चाहते हैं तो जो आखिरी आपने पिक्स वगैरह बनाई होती हैं वो आपको नज़र आ रही होती हैं। गैलरी में जाके आप सारी पिक्स भी देख सकते हैं, लेकिन जो रीसेंट होती हैं वो यहाँ पे नज़र आ रही होती हैं। बिल्कुल इसी तरह जब आप ओपन करेंगे तो जिन फाइलों पे आपने रिसेंटली काम किया होगा वो आपको इस लिस्ट में नज़र आ रही होंगी। आप उसको यहाँ से भी खोल सकते हैं, वरना फिर वो उसी तरह दिस पीसी में जाओ, ब्राउज में जाओ और जहां भी आपने वो फाइल रखी थी, स्टोर की थी, मेरिट लिस्ट वाली या जो कोई भी फाइल है, उस फाइल को आप डबल क्लिक करोगे तो वो फाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी, जैसे ये फाइल आपके सामने ओपन होगी। ठीक है जी, तो इस तरह हम फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। जो भी फाइल हमने बनाई होती है उस फाइल को हम ओपन कर लेंगे जी। इसके बाद देखें जी, हम सिक्योर कर सकते हैं फाइल को। ये फीचर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी पढ़ा था और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मौजूद है। जब आप अपनी फाइल को सेव एज करते हैं तो उस वक्त आप अपनी फाइल का नाम जो है, नाम लिखते वक्त उसके ऊपर ये टूल्स के मेन्यू में आ जाएं और यहाँ पर आपके पास जनरल ऑप्शन होता है, तो यहाँ से आप इसके ऊपर पासवर्ड भी सेट कर सकते हैं। पासवर्ड लगाने से क्या होगा कि आपकी फाइल को बगैर पासवर्ड के खोला नहीं जा सकेगा। मैं लगा के दिखाता हूँ आपको। ये मेरी कौन सी फाइल, ये मेरी मेरिट लिस्ट वाली फाइल ही है, जिसको जो मैं नहीं, अच्छा इसको क्लोज कर देते हैं। ये मेरिट लिस्ट वाली फाइल है और इसी के अंदर जाके ना हम टूल्स में जाते हैं और इसको डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं और यहाँ से टूल्स में जनरल ऑप्शन में जाके पासवर्ड लगाता हूँ जी 123 और मॉडिफाई करने के लिए भी 123। दोबारा पूछ रहा है, 2 दफ़ा पासवर्ड एंटर करवाएगा और उसके बाद इस फाइल का नाम जो है ना वो मेरिट लिस्ट के आगे हम पास लिख देते हैं कि ये पासवर्ड वाली फाइल है। ठीक है, ये मैंने इसको क्लोज कर दिया। अब आप ज़रा अपने डेस्कटॉप पे जाके देखें या इस फाइल को दोबारा ओपन करके देखें। इसी फाइल को हम एक्सेल चलाएंगे और इसे ओपन करेंगे। ये देखें जी, मैंने एक्सेल चला लिया और उसके बाद मैं इसे ओपन करता हूँ। तो जब मैं मेरिट लिस्ट, ये वो पहली फाइल थी, ये जब मैंने पासवर्ड वाली, तो वो मुझसे पासवर्ड मांगेगा। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड दूंगा तो ये फाइल ओपन होगी और अगर मैं पासवर्ड नहीं दूंगा तो ये फाइल ओपन नहीं होगी। तो इसका बहुत ही आम फीचर है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी था और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी मौजूद है। ये काफ़ी सारे फीचर्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो वर्ड में भी हैं और एक्सेल में भी हैं। आपने भी उनको ऐसे ही याद करना है। वर्ड वाला याद किया हुआ है तो आप उसको चेंज करके एक्सेल के लिए भी जो है ना वो याद कर। कॉपी पेस्ट की ऑप्शन उधर भी मौजूद थी और इधर भी मौजूद है, इसको मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। प्रिंट करने की ऑप्शन
जिस तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की डॉक्यूमेंट को हम प्रिंट कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप वर्कशीट को भी प्रिंट कर सकते हैं। जब ज़ाहिर है वर्कशीट को जब आप प्रिंट करेंगे तो उसी तरह फाइल के मेन्यू में जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे, वो आपसे पूछेगा जी कितना हिस्सा वर्कशीट का आपने प्रिंट करना है, कोई पूरी वर्कबुक को प्रिंट करना है, पूरी या सिलेक्शन जितनी की हुई है उसको प्रिंट करना है, या आपने एक एक्टिव शीट जिसके ऊपर मौजूद है उसे आपने प्रिंट करना है। ये सारी सेटिंग्स जो है वो प्रिंट के लिए भी मौजूद होगी। तो वी कैन प्रिंट आवर वर्कशीट जो भी आपने उसके ऊपर काम किया। स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक आपको याद है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद था, क्लिप आर्ट भी मौजूद था, ऑटो करेक्ट भी मौजूद था, इंसर्टिंग इमेजेस, ड्राइंग्स एंड शेप्स, ये वो सारे फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और आगे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आएगा उनमें कॉमन है। अच्छा, आपके जहन में आएगा ये कॉमन फीचर्स क्यों है? भाई इसलिए कॉमन है कि हमने ये देखा कि ये सारी प्रोडक्ट्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज सॉफ्टवेयर है। पैकेज सॉफ्टवेयर क्या? कि जिसके अंदर एक से ज्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। आपके पास मोबाइल है ना, आप मोबाइल में देखें कि एक गूगल के नाम का पैकेज पड़ा होता है। जब आप गूगल को क्लिक करते हो उसमें आपको यूट्यूब भी नजर आता है, उसमें आपको जीमेल भी नजर आता है, उसमें आपको शायद प्ले स्टोर भी नजर आता है। तो वो पैकेज है एक किस्म का, समझ आ रही है ना? बिल्कुल इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक पैकेज एप्लीकेशन है कि जिसके अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी मिलता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट भी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी। तो कुछ फीचर्स ऐसे होंगे जो सब में हमें अवेलेबल होंगे। तो उन फीचर्स में से ये चंद फीचर्स मैंने बता दिए। प्रिंट हम वर्ड में भी कर सकते हैं, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी कर सकते हैं। स्पेलिंग एंड ग्रामर तो 100% कॉमन फीचर है ना। आप स्पेलिंग जो है वर्ड में भी उसी तरह चेक करेंगे और एक्सेल में भी। उधर भी हमारे पास जो शॉर्टकट था वो हमारे पास जो था ना वो शॉर्टकट F7 ही था। अब आप यहाँ पे आए, आपने F7 का जो है ना वो बटन दबा दें जिससे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक होते हैं। F7 आपने दबाया, इसने कहा जी ये देखें ये मार्क्स सबसे पहले पकड़ा, हमने इसे कहा जी चेंज जगह मार्क्स, एक ही गलती थी तो उसने स्पेलिंग एंड ग्रामर के जरिए से चेक कर दिया। ऑटो करेक्ट इसमें भी काम करता है और ऑटो करेक्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी काम करता था। ठीक है जी। इसी तरह आपको याद होगा कि हमने देखा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ना हम इमेज, ड्राइंग या शेप दाखिल करते थे, वही ऑप्शन सेम यहाँ पे मौजूद है। ये इंसर्ट की टैब है या इंसर्ट का रिबन है, दो लफ्ज बोलते हैं इसके लिए, रिबन या टैब। और उसके बाद आप देखें इसके अंदर आपको पिक्चर की ऑप्शन भी नजर आएगी, ड्राइंग, ये ड्राइंग्स हैं। ठीक है जी, आप इसके अंदर जैसा चाहें, ये ड्राइंग्स हैं, ये चार्ट हैं, आप इसमें दाखिल कर सकते हैं इमेजेस को भी, पिक्चर्स को भी और ड्राइंग्स को भी। जैसे आप उसमें ड्राइंग को यूज करते थे सेम सिचुएशन में आप यहाँ पर भी पिक्चर्स, ड्राइंग्स या जो व्हाटसोएवर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट एक एप्लीकेशन में भी आप, यानी ये देखें मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और ये एक्सेल है, मैंने यहाँ आके पेस्ट कर दिया तो वो वाला डाटा यहाँ भी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ से मैंने इन सब को जो है ना वो कॉपी किया, देखें ये मैं कंट्रोल C के साथ कॉपी कर रहा हूँ और मैंने यहाँ जाके पेस्ट किया तो आप देखें वो सारा कुछ जो है वो डाटा जो है वो यहाँ पे भी पेस्ट हो जाएगा। तो कॉपी पेस्ट अक्रॉस द एप्लीकेशंस भी आप कर सकते हैं, इमेजेस को भी आप कॉपी पेस्ट इसके अंदर कर सकते हैं और नई इमेजेस, ड्राइंग्स और शेप्स भी दाखिल कर सकते हैं। हेडर एंड फुटर था, हेडर एंड फुटर वहां भी था, यहाँ भी मौजूद है, लेकिन इसका हेडर एंड फुटर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जब आप इसके हेडर एंड फुटर की बात करेंगे तो आप हेडर एंड फुटर के अंदर जाके मजीद ऑप्शंस जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। जी, हेडर एंड फुटर के बाद हमारे पास है जी रो को, कॉलम को या शीट को हम दाखिल कर सकते हैं। मैंने आपके सामने ये देखें एक शीट ऐड करके दिखाई थी, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एक शीट ऐड हो जाएगी। ये आपने कॉलम इसके अंदर ऐड करना है, राइट क्लिक करके इंसर्ट जैसे ही आप करेंगे तो इसके अंदर जो है ना वो कॉलम भी ऐड हो जाएगा। ये देखें जी इंसर्ट किया तो इन दोनों के दरमियान एक कॉलम आ गया। यहाँ पर हम लिख लेते हैं जी 1 है, इसी तरह कोई भी नाम हम दे लेते हैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ना हम रोल नंबर का बना लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम रोल नंबर दे देते हैं 3-4, नाम हम यहाँ पे लिख देते हैं जी तैयब, और मार्क्स में हम लिख देते हैं जी 546 मार्क्स हैं और ग्रेड इसका जो है वो बी है जी। ठीक है, तो अब आप देखें आप इसी तरह दूसरा भी लिख देते हैं। अब यहाँ पे आप रो के हेड के ऊपर आके जब राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो पूरी रो दाखिल हो जाएगी, और किसी कॉलम के हेड के ऊपर आके जैसे ही आप राइट क्लिक करके
तो इंसर्ट का बटन दबाएंगे तो पूरा कॉलम जो है वो इंसर्ट हो जाएगा और शीट भी पूरी की पूरी इंसर्ट हो जाएगी। तो आप कॉलम भी कर सकते हैं, रो भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है फॉन्ट और कैरेक्टर फॉर्मेटिंग, बिल्कुल सेम ऑप्शन है जी। हम चाहते हैं कि इसकी फॉन्ट सेटिंग हो जाए, होम के टैब में चले जाएंगे, यहाँ पर आप देखें वही वाली फॉन्ट की ऑप्शन, फॉन्ट का साइज, फॉन्ट का कलर जैसे चाहें, और फॉन्ट के ग्रुप आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से वो सारी ऑप्शंस आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं जिस तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको अप्लाई किया था। ठीक है जी, फॉन्ट की सेटिंग भी उसी तरह ही आप इसकी कर सकते हैं। उसके बाद नंबर फॉर्मेटिंग इसमें डिफरेंट है जी। आपने कोई शीट बनाई हुई है, ये देखें जी, मैं आपको कोई एक ऑप्शन खोल के दिखाता हूँ जी। ये हमारे पास हैं जी, ये फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से ये दिखाता हूँ आपको, ये नंबर हैं जी। इन नंबर्स को हम फॉर्मेट करना चाहते हैं तो ये नंबर फॉर्मेटिंग है। जिस तरह ये है, ये अलाइनमेंट की टैब है जी। आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं, टॉप पे करना चाहते हैं, तो आप देखोगे कि इसकी अलाइनमेंट चेंज होती रहेगी। ये है, अब आपने इसको सेंटर में किया, ये सेंटर में आ गया, लेफ्ट पे किया, लेफ्ट पे चला गया। ठीक है ना, यहाँ से आप इसकी अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। इवन कि आप इसको इस तरह एंगुलर वाइज भी लिख सकते हैं, जैसे वो एंगल में हम लिखते हैं, ये देखें ये एंगल में लिखा गया, और ये आपने वर्टिकल लिख लिया। जिस तरह चाहें आप इसकी सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। नंबर फॉर्मेटिंग में आप देखें जी, नंबर को आप करेंसी की सूरत में शो करना चाहते हैं, नंबर को आप अकाउंटिंग की सूरत में शो करना चाहते हैं, ये अलहदा से है। ये चीज़ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी मौजूद है कि आप उसको लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें जो हैं, ये फंक्शंस जो हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फीचर्स वो हैं जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर ही मौजूद हैं। सेल को फॉर्मेटिंग और फॉन्ट की फॉर्मेटिंग बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा फर्क ये है कि जी आप सेल सेल हमारे पास क्या है, ये जो एक सेल है ये कॉलम है डी, ये 3 रो है, और इसके अंदर ये जिसके ऊपर हमारा पॉइंटर है इस वक्त हम D3 सेल के अंदर मौजूद हैं। इस सेल की फॉर्मेटिंग, आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, शेड को आप इसे चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह आप इसके ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं। ये देखें जी, इसके ऊपर बॉर्डर लग गया हुआ है। ठीक है, अभी तक इसके ऊपर बॉर्डर नहीं है। ये जो लाइनें हमें नज़र आ रही हैं ये ग्रिड लाइंस कहलाती हैं, लेकिन ये वाले जो बॉर्डर्स हैं जब आप लगाएंगे इसके ऊपर, ये देखें मैंने बॉर्डर लगा दिया तो आपको ये लाइन थोड़ी सी विजिबल नज़र आ रही हैं। अब अगर आप इसको प्रिंट करोगे ना तो ये लाइनें प्रिंट भी होंगी। ये वाली जो डिम लाइनें हैं ना, थोड़ी सी डिम है, ये डार्क हैं, ये ग्रिड लाइंस हैं, ये प्रिंट में नहीं आती, लेकिन ये वाली जो हैं ये आपके प्रिंट में भी आएंगी जी। ठीक है जी, सेल को फॉर्मेट कर दिया, नंबर को फॉर्मेट कर दिया, और उसके बाद आगे ये वो अहम फीचर्स जो एनालिसिस के फीचर्स हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अगर आपको डाटा सॉर्ट करना नहीं आता तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं आता। डाटा को अगर आप फिल्टर नहीं कर सकते, या फार्मूला और फंक्शन नहीं लगा सकते, वैलिडेट, फिलिंग, ये सारे के सारे वो फीचर्स हैं जो माइक्रोसॉफ्ट के प्योर मैथमेटिकल फीचर्स हैं। इनके अंदर आपको एक्सपर्ट भी होना चाहिए और इनका यूज भी आपको आना चाहिए। ठीक है जी, मसलन डाटा सॉर्टिंग अब हमारे पास जो है ना वो क्या है जी। डाटा सॉर्टिंग के अंदर हम आते हैं जी, तो डाटा सॉर्टिंग मैं आपको करके दिखाता हूँ जी। यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट में पहले थोड़ा सा डाटा इसके अंदर फीड कर लेता हूँ। ये मैंने 2 लिखा, यहाँ पे रोल नंबर मैंने 22 लिख दिया, यहाँ पे नाम मैंने तलहा लिख दिया, और नंबर इसके लिख दिए जी कि इसके नंबर 645 हैं और इसका ग्रेड ए है। ठीक है, इसी तरह मैं यहाँ से इस रो को मैं ख़त्म कर देता हूँ, और इसी तरह मैंने ये 3 लिखा, 3 लिखने के बाद रोल नंबर लिखा, इसका 21 है जी, और इसका नाम आफ्ताब है, और ये 765 मार्क्स हैं, और इसका ग्रेड जो है वो ए प्लस है। अब ये मेरे पास एक टेबल बन गया हुआ है। ठीक है, डाटा फिल्टरिंग से क्या हो रहा है, डाटा का मेन्यू या डाटा का रिबन आपके पास मौजूद है, आप इसमें सॉर्ट पे आए, उसने पूछा भाई कहाँ से सॉर्ट करना है, मैंने उसे कहा कि ऐसे करो, इसके मार्क्स के ऊपर सॉर्ट कर दो, और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक कर दिया, तो आप देखें खुद ब खुद उसने जो बड़ी वैल्यू थी वो ऊपर ले आया, जो उससे छोटी है वो नीचे, और जो उससे छोटी है वो नीचे ले आया। ये कहलाता है डाटा सॉर्टिंग। फिल्टरिंग क्या होता है कि जब आप इसमें से डाटा तलाश करना चाहते हैं, यानी ये तो डाटा ही कम है ना, मैं आपको बड़ी फाइल खोल के दिखाता हूँ। ये वाली एक फाइल है, ये देखें जी, और ये स्टाफ की टीचिंग है, और इसके अंदर ये सारा डाटा पड़ा हुआ है। ठीक है, मैंने इसकी फिल्टरिंग करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ से इनको सेलेक्ट किया, ये जो कॉलम के नाम है, और उसके बाद मैंने डाटा के फिल्टर के ऊपर क्लिक कर दिया, तो आप देखें सारे जितने भी नाम थे ना कॉलम के, इनके ऊपर ये एरो सा बन गया। अब मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया, और इसके अंदर मौजूद है जी असिस्टेंट प्रोफेसर, चीफ इंस्ट्रक्टर, मैंने
सेलेक्ट ऑल को ख़त्म किया और यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के ऊपर क्लिक कर दिया, तो अब आप देखें सिर्फ वो वाले लोगों का डाटा रह गया है जिनका डेजिग्नेशन है इंस्ट्रक्टर है। ठीक है। अच्छा, अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, इसको मैंने ख़त्म कर दिया और सेलेक्ट ऑल कर दिया जी, ये सारे दोबारा आ गए। ये देखेंगे एक लंबी लिस्ट है और ये 30-40 लोगों की लिस्ट है। अब इसमें कुछ लोगों का स्केल 19 है, कुछ का 18 है, कुछ का जो है ना वो 17 है। हम चाहते हैं कि हमें सिर्फ 18 वाले नज़र आए। हम यहाँ आए और हमने यहाँ से सेलेक्ट ऑल को ख़त्म किया और 18 वाले को चेक करके जब क्लिक किया, अब इस लिस्ट के अंदर सिर्फ वो लोग मौजूद हैं जिनका रिकॉर्ड जो है वो 8। इसे हम कहते हैं डाटा फिल्टर करना। तो डाटा को फिल्टर किया जा सकता है, इसी तरह डाटा का एनालिसिस किया जा सकता है और फार्मूला और फंक्शन भी लगाया जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑटो फिलिंग की ना। ऑटो फिलिंग हमारे पास क्या है? ऑटो फिलिंग से मुराद ये है, जैसे ये मैं लिख रहा था 1 2 3, अब मैं ना यहाँ पे गिनती, मेरे पास ये सीरियल नंबर है और ये 100 बंदे हैं, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। ठीक है, और उसके बाद इसे यहाँ से, ये वाला पोर्शन बड़ा अहम है जी, ये छोटा सा जो डॉट आपको नजर आ रहा है ना, जहाँ पे मैं लेके जाता हूँ तो ये मेरा पॉइंटर चेंज हो जाता है। यहाँ देखें ये प्लस है, लेकिन जैसे कि यहाँ जाता हूँ इसकी शक्ल चेंज होगी। इसे ना फिल हैंडल कहते हैं। इस फिल हैंडल की मदद से आप ड्रैग करें तो अब आप देखें खुद ब खुद इसके अंदर 1 2 3 4 5 6, तो इस तरह बहुत सारा डाटा जो है वो आप ऑटो फिल कर सकते हैं। मैंने बेटा आपको पहले बता दिया है, लेक्चर्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं जिसमें मैंने ये सारा काम करके आपको दिखाया हुआ है। आपने वो वीडियोस जो है ना वो ज़रूर इसकी देखनी है। तो ये हमारे पास फीचर्स हैं इसके डाटा के हवाले से। अहम फीचर और ये आज का आखिरी फीचर है वो है चार्ट्स का। हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर अपने डाटा को ग्राफ की सूरत में भी चेंज कर सकते हैं। ये देखना, मैं अभी आपके सामने ना एक ग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये सारा डाटा मैंने सेलेक्ट किया, इंसर्ट के मेन्यू में गया और यहाँ से मैंने चार्ट जो है ना उसको सिलेक्ट कर लिया। तो आप, मैंने सिंगल क्लिक किया है और ओके किया है, तो आप देखेंगे कि एक खूबसूरत ग्राफ बन के मेरे सामने इसी डाटे का चार्ट बना और ये चार्ट मेरे सामने आ गया, रोल नंबर नेम। ठीक है, तो आप अपने डाटा को चार्ट में चेंज कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब आप न्यूमेरिकल डाटा के ऊपर काम कर रहे होते हैं, आपने इकोनॉमिक्स के अंदर इसकी एग्जांपल्स पढ़ी होंगी, आपने अपने आईकॉम के अंदर देखा होगा कि बहुत सारा डाटा आपके पास ऐसा आता है जिसके अंदर चार्ट्स बना होता है। अगर आज आप कोविड-19 की खबरें भी सुने ना, कोरोना की, तो आप देख रहे होते हैं कि उसके ऊपर लाइन की तरह का चार्ट जो है ना वो बना हुआ आपको नजर आ रहा होता है। तो आप कौन सा चार्ट इसमें बनाना चाहते हैं ये आपकी मर्जी है। आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, ये देखें ये लाइन चार्ट भी इसमें बन सकता है। ये आपके सामने जो है ना वो लाइन वाला चार्ट बन जाएगा। जो चार्ट आप बनाना चाहें वो चार्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये भी एक बहुत ही अहम फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का। अब हम बात करते हैं इसको इस्तेमाल कहाँ से किया जा सकता है। आप अपनी बुक में पढ़ सकते हैं जी। बजट बनाने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। लेजर्स अकाउंट, अगर किसी फैक्ट्री में खाते, अकाउंट्स, तनख्वाहें हैं तो वो इसमें बनाई जाती हैं। स्कूल कॉलेजेस में मेरिट लिस्ट इसके ज़रिए बनाई जाती है। इकोनॉमिक्स का डाटा जो है वो इसके ज़रिए बनाया जाता है। जो लोग एमफिल पीएचडी करते हैं वो अपने डाटा, सारे का सारा जो डाटा वो कलेक्ट करते हैं सर्वे करके, वो सारे का सारा डाटा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही हम उसको पहले कलेक्ट करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और उसके बाद उसके ऊपर जितने एनालिसिस लगाए जाते हैं, चाहे वो आपके पास एवरेज के एनालिसिस हों या उनके चार्ट बनाने हों, वो सारे के सारे जो हैं वो ग्राफ बना के, चार्ट बना के जो है वो इसके अंदर यूज़ किया जाता है। ठीक है बेटा जी, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जी। बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद भी आया होगा। थैंक यू वेरी मच।